हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए मॉब साइको 100 के सीजन 3 के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसके पहले के सभी एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आपने देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मॉब की पावर 100% हो जाती है और फिर उसे वो वक्त याद आता है जब उसने वो शर्ट ली थी और टेरू उसे देखकर उससे कहता है कि ये तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है। और फिर उसे रिसु की कई बात याद आती है जब उससे कहता है कि क्या भाई तुम इसे पहनकर बाहर जाने वाले हो। और फिर उसे रेगन की कई बात याद आती है जिसमें वो शर्ट को देखकर उससे कहता है कि तुमने ये शर्ट क्यों पहनी है। और फिर वो उससे कहता है कि अपनी जैकेट को ही पहन लो, तुम उसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और फिर उसे टेरू की कई बात याद आती है जिसमें वो उससे कहता है कि ये कोई गलत फहमी नहीं है। और फिर उसे डिम्पल की कई बात याद आती है जब उससे कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसका जल्दी से एहसास कर लो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं और डिम्पल मॉब से कहता है कि ये शर्ट तुमने क्यों पहनी है, ये कितनी घटिया लग रही है, क्या तुम्हें ये किसी सेल में मिली थी या फिर तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इसे पहनकर कूल लग रहे हो। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि मॉब अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लग जाता है जिसे देखकर डिम्पल भी डर जाता है। लेकिन तभी मॉब अपनी सारी एनर्जी को ऊपर की तरफ फेंकता है और उस ब्रोकली से बाहर फेंक देता है। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि इसे देखकर तो मैं डर ही गया था। लेकिन मॉब वहीं पर खड़ा रहता है और फिर डिम्पल उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम हैरान हो गए। और फिर उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें ये घटिया शर्ट सच में इतनी पसंद है। लेकिन तभी मॉब उसकी तरफ देखता है जिसे देखकर डिम्पल डर जाता है और वो एक बैरियर बना लेता है जिससे मॉब दूर जाकर गिरता है। और फिर डिम्पल उसे देखकर कहता है कि ये तो बड़ा ही आसान था। लेकिन तभी डिम्पल मन में कहता है कि ये पूरी तरह से खाली लग रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि डिवाइन ट्री ने इसकी सारी ताकत सोख ली। और फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ टाइम पहले शिगेओ के अंदर इतनी पावर थी जैसे कि एक बैलून में हवा होती है जो कि बाहर निकलने वाली होती है। और फिर वो मॉब से कहता है कि लगता है कि तुमने अपनी बची कुची सारी एनर्जी निकाल दी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम सच में हार मान चुके हो और अपनी ताकत से अब मेरा इरादा नहीं बदलना चाहते और अब तुम इसे ऐसे खत्म नहीं कर सकते। मैंने ये गॉड डिम्पल का रूप तुम्हारे कारण ही लिया है, इसलिए तुम्हें अपने आप लड़ना ही होगा। और फिर वो उसकी तरफ चलकर आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें यह मंजूर नहीं है, मेरे पास अब एक गॉड की पावर है, इसलिए तुम मेरे साथ अपनी साइकिक पावर के बिना नहीं लड़ सकते। और फिर डिम्पल पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी उंगली से एक ब्लेड बना लेता है और फिर वो उसे मॉब की तरफ पॉइंट करता है जिसके कारण उसके बाल कट जाते हैं। और डिम्पल कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे ताकतवर दुश्मन खड़ा है और तुम्हारी जान लेने के लिए मेरी सिर्फ एक उंगली ही काफी है। और फिर मॉब कहता है कि हाँ सही कहा, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, जिसे सुनकर डिम्पल भी चौंक सा जाता है। और फिर मॉब उसकी तरफ चलकर आने लगता है और फिर वो ब्लेड रबड़ की तरह मुड़ने लग जाता है। और फिर मॉब उससे कहता है कि देखा, मैंने सही कहा था ना। और फिर वो उसे मुस्कुरा कर कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ डिम्पल। और ये बातें सुनकर डिम्पल भी चौंक सा जाता है। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि क्या कहा, भरोसा पर क्यों। तो मॉब कहता है इसलिए क्योंकि तुमने मुझे मेरी शर्ट के बारे में सब कुछ सच बता दिया। तो डिम्पल उसके ऊपर चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें ये अचानक क्या हो गया है, तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और सुनो, मैं एक बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट हूँ। तो मॉब कहता है कि नहीं तुम नहीं हो। तो डिम्पल कहता है लेकिन क्यों नहीं। तो मॉब कहता है कि तुम बस थोड़े से घमंडी हो गए थे और मास्टर रेगन ने भी कहा था कि ये सभी के साथ होता है। और फिर डिम्पल कहता है कि तुम मेरे इस कॉन्फिडेंस को किसी अरे गहरे घमंड के साथ कंपेयर मत करो, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो मॉब उससे कहता है कि मैं भी थोड़ा सा घमंडी हो गया था, इसलिए मैं इसे समझ सकता हूँ। तो डिम्पल कहता है कि नहीं, तुम तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं हुए थे। तो मॉब कहता है कि नहीं, मैं हो गया था। तो उस चीज के लिए डिम्पल प्लीज मुझे माफ कर देना। तो डिम्पल कहता है कि सॉरी का क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे ये बात इसलिए कर रहे हो ताकि मेरा मन बदल सको। तो मॉब कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, घमंड के कारण मैंने उस टाइम तुम्हारी बात नहीं सुनी थी और मुझे लगता है कि हमें उस टाइम बैठकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपने पॉपुलर होने की ही पड़ी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे माफ कर दो। तुम जब अपने उस मकाम पर पहुंच गए थे, जब तुम वो सब कुछ हासिल कर पाते जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था, तो तुमने मुझे अपने साथ आने को कहा। भले ही तुम उसे अकेले भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे उसके बारे में पूछा। इसका मतलब साफ है कि तुम वो सब कुछ मेरे साथ मिलकर हासिल करना चाहते थे। और ये सब बातें सुनकर डिम्पल भी शौक में खड़ा रहता है। और फिर मॉब उससे कहता है कि मुझसे पहले तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। और फिर वो अपना हाथ ऊपर करके उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी डिम्पल कहता है कि बस करो, तुम नहीं बता सकते कि मैं क्या सोच रहा हूँ और तुम्हारी ये घटिया बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही पक गया है। लेकिन वो अपने मन में कहता है रुको एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मेरे पास अब इतने सारे फॉलोवर्स हैं और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता और मैं इस दुनिया का केंद्र हूँ और मैं गॉड भी बन गया हूँ, जो कि मैं हमेशा से बनना चाहता था, लेकिन फिर भी इसमें मजा नहीं आ रहा। और ये बंदा मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, जैसे कि ये अपनी पावर्स को डेली लाइफ में क्यों यूज नहीं करता, ये क्यों मेरे प्लान्स में मेरा साथ नहीं देता। और इसके कमजोर जज्बे को देखकर मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। लेकिन जब पता चला ये अपनी पसंद की लड़की से अटेंशन चाहता है, तो मुझे इसके अंदर से अपना वाली फीलिंग आई। लॉल ग्रुप के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी इसने मुझसे नफरत नहीं की, बल्कि इसने मुझे अपना लिया। मैंने पहले तो इसका यूज करने का सोचा था, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरा दिल का तूफान थम सा गया हो और इस बिना सपनों वाले शिगेओ के साथ रहकर मैं अपने सपने भी भूल गया था। और फिर वो शौक में आकर कहता है कि नहीं, ऐसे तो मैं अपने सारे मकसद खो बैठूंगा। और फिर वो उसको चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है और मुझे अभी भी
बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन माओ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। और ये बातें सुनकर डिम्पल चौंक सा जाता है, लेकिन तभी वो मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ सही कहा, गॉड और फॉलोवर्स मायने नहीं रखते, और अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मुझे तो बस एक दोस्त की ही तलाश थी। और फिर वो माओ से कहता है कि तुम सच में कमाल की हो शिगेओ, और अब मेरा हो गया है। और फिर वो डिवाइन ट्री को छू कर कहता है कि मैं सभी के मन से फेक साइको हेलमेट की जादू को मिटा दूंगा, और जब वो लोग डिवाइन ट्री की पूजा करनी बंद कर देंगे तो मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा। लेकिन तभी माओ उससे कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा? तो डिम्पल उससे कहता है कि क्या कहा तुमने? तो माओ उससे कहता है कि तुम तो एक भगवान बनना चाहते थे, तो क्या ऐसा करना सही रहेगा? तो डिम्पल गुस्से में उसको चिल्लाकर कहता है कि गधे, मैंने कहा मैंने तुम्हारी उन बकवास बातों को मान लिया है, और तुम ही तो यहाँ पर मुझे रोकने आए थे। तो माओ कहता है हाँ सही कहा, और उसकी ये बातें सुनकर डिम्पल हंसने लग जाता है, और फिर माओ भी मुस्कुरा देता है। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि चलो घर चलते हैं। लेकिन तभी माओ को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है, और डिम्पल उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो माओ कहता है कि हाँ हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि तुम इतनी अजीब क्यों हो? और फिर वो उसके पास आकर बैठ जाता है और अपना हाथ आगे करता है, और फिर माओ भी अपना हाथ आगे कर लेता है। फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं, और फिर डिम्पल उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। और फिर चलते चलते माओ उससे कहता है कि तुम कब तक ऐसे रहोगे? तो डिम्पल कहता है कि इन पावर्स को जाने में एक हफ्ता तो लगेगा ही। तो माओ उससे कहता है कि मेरे घर एक हफ्ते के बाद ही आना। और ये सुनकर डिम्पल गुस्से में कहता है कि कभी कभी तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो जाते हो। लेकिन तभी माओ कहता है कि अरे हाँ, इस ब्रोकली का भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो डिम्पल कहता है कि तुम इसका क्या करने का सोच रहे हो? तो माओ कहता है कि टेलीकिनेसिस से उठाकर समुद्र में फेंक आऊंगा। तो डिम्पल कहता है कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन क्या पता तुम ये कर ही लो। और फिर वो कुछ और बातें करने लग जाते हैं, और फिर माओ कहता है कि मुझे नींद आ रही है, तो जब घर पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। तो डिम्पल कहता है कि क्या तुमने मुझे कोई नौकर समझ रखा है? लेकिन तभी माओ सो जाता है। फिर चलते चलते डिम्पल अपने मन में कहता है कि मैंने घर तो कह दिया, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे मैं घर कह सकूं, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूंगा। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज पड़ती है, और जब हम पीछे देखते हैं तो वहां पर साइको हेलमेट खड़ा होता है, जिसे देखकर डिम्पल भी चौंक सा जाता है। और फिर वो कहता है कि ये यहाँ पर कैसे है? मैं तो डिवाइन ट्री को कंट्रोल भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि डिवाइन ट्री ने सभी लोगों के जज्बातों को सोख लिया है और अपनी खुद की एक समझ को विकसित कर लिया है, और फिर इसने साइको हेलमेट की शख्सियत को अपना लिया, और ये बस इस पावर पर कब्जा करने का इंतजार ही कर रहा था। और फिर वो डिम्पल से कहता है कि उस लड़के को यहीं छोड़ दो, वो मेरा खाना है। और डिम्पल घबरा कर माओ से कहता है कि शिगेओ जल्दी से उठो, और इतने में ही वो उसकी ओर उठकर आ रहा होता है, लेकिन तभी डिम्पल उसे डॉज कर लेता है, और फिर वो उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करने लगता है। लेकिन डिम्पल अपनी बीम के साथ उसे तबाह कर देता है। लेकिन जब वो मुड़ता है तो एक और साइको हेलमेट माओ को पकड़ कर ले जाता है, और फिर डिम्पल उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी बहुत सारे साइको हेलमेट उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी डिम्पल पावर अप करता है, उन सभी को तबाह कर माओ को बचा लेता है, और फिर वो उसे एक कोने में बिठा देता है और उसके आसपास एक बैरियर बना देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे साइको हेलमेट उगने लग जाते हैं, और फिर देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे साइको हेलमेट आ जाते हैं, और वो सभी कह रहे होते हैं कि इसे हमें दे दो। लेकिन तभी डिम्पल वहां से उड़कर उनकी ओर जाता है, और फिर उनमें से एक को पकड़कर पीछे की ओर मारता है, और फिर वो ऊपर की ओर जाने लगता है। तो सभी उसके पीछे आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन डिम्पल उन सभी को मारता रहता है, और फिर वो उनकी ओर एक बीम मारने लगता है। लेकिन तभी वो सभी भी एक बीम चार्ज कर लेते हैं, जिसे देखकर डिम्पल भी डर जाता है। फिर वो सभी लोग उसके ऊपर उसे फेंक देते हैं, जिसके कारण वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि डिम्पल एक बैरियर की वजह से बच जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा साइको हेलमेट उस बैरियर के अंदर से डिम्पल को एक पंच मारता है। लेकिन तभी डिम्पल एक लात मारकर उसे भी दूर फेंक देता है, और फिर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं। लेकिन डिम्पल उन सभी को रोकता रहता है, और उसके बाद वो सभी लोग उसकी टांग को पकड़ लेते हैं। और फिर डिम्पल को एहसास होता है कि वो उसकी शक्तियों को सोख रहे होते हैं, तो वो वहां से ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वो डिवाइन ट्री से बाहर निकलकर उन सभी को दूर फेंक देता है, और फिर वो उन सब के ऊपर एक अटैक करता है। फिर एक बीम के साथ उन सभी को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां से दो और आकर डिम्पल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और फिर उसके सामने से एक बड़ा सा साइको हेलमेट उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी डिम्पल उसे भी खत्म कर देता है, और फिर वो ऊपर की ओर जाता है और सभी को खत्म कर देता है। लेकिन तभी पीछे से उसकी ओर एक बहुत ही ज्यादा स्पीड से आता है, वो इसे नीचे की ओर ले जाता है, और फिर डिवाइन ट्री से बहुत सारे साइको हेलमेट निकलते हैं, और वो सभी उसके साथ जुड़कर एक बॉल बना लेते हैं और उसको नीचे ले जाते हैं, और नीचे और बहुत से साइको हेलमेट उसके ऊपर बीम से अटैक करते हैं, और फिर वो सभी लोग चार्ज होकर एक बहुत ही बड़ी सी बीम के साथ अटैक करते हैं। और उसके बाद हम लोग डिम्पल को देखते हैं जो कि बहुत जोर से चिल्लाता है, और फिर उसके आसपास बहुत सारे साइको हेलमेट्स आ जाते हैं, और इसके बाद अंधेरा सा हो जाता है। फिर माओ अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने डिम्पल बैठा होता है, और वो उससे कहता है कि क्या तुम चल सकते हो? तो माओ कहता है कि नहीं, यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो उससे पूछता है कि हम कब तक घर पहुंच जाएंगे? तो डिम्पल कहता है कि अभी टाइम लगेगा, मैंने अभी अभी एक ब्रेक लिया है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी। तो माओ कहता है कि ठीक है। और फिर डिम्पल उससे कहता है कि शिगेओ, ये पहली बार है जब मैंने इतनी ज्यादा पावर यूज की है, लेकिन तुम तो इस पावर को हमेशा से अपनी बॉडी में रखकर जीते आ रहे हो, और अब मुझे पता चला है कि तुम कितने कूल हो। लड़कियों से टेंशन पाकर घमंडी बनना तो मेरे मुकाबले बहुत ही ज्यादा क्यूट है। किसी के पास भी इतनी पावर हो तो वो घमंडी बन ही जाएगा, ये तो इंसानी फितरत है। और फिर वो मुस्कुराकर उसके सर के
ऊपर हाथ रखकर कहता है कि बड़े होकर एक महान इंसान बनना। और फिर वो अपने मन में कहता है कि लगता है कि इस हालत में मेरी ब्रेन वॉशिंग शिगियो के ऊपर काम कर जाएगी। और फिर वो उसके फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर रखकर कहता है कि सुनो शिगियो, ये मेरा तुम्हारे लिए पहला और आखिरी ऑर्डर है, जल्दी से उठो और घर चले जाओ। तो माओ कहता है कि मैं अपनी टांगों को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद माओ को डिम्पल उसके असली रूप में दिखता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हें उठना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हें लगे कि तुम उठ नहीं सकते पर फिर भी उठो। और फिर माओ उठ जाता है और फिर वो डिम्पल से कहता है कि तुम नहीं आ रहे। तो डिम्पल कहता है कि नहीं, मुझे कहीं और जाना है। और फिर माओ वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि डिम्पल आधा कटा हुआ होता है और उसके पीछे साइको हेलमेट होता है। और फिर जाते जाते माओ उसकी तरफ एकदम से देखता है और तभी डिम्पल उससे बाय करता है और फिर माओ भी उससे बाय कर देता है। और फिर वो वहां से जाने लगता है और तभी जाते जाते डिम्पल माओ से कहता है कि अपना ध्यान रखना बच्चे। और उसके बाद माओ आगे चला जाता है, लेकिन उसके पीछे से डिम्पल वहीं लड़ता रहता है, लेकिन माओ उसकी ब्रेन वॉशिंग के कारण सीधा ही चलता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि साइको हेलमेट डिम्पल को जकड़ लेता है और फिर वो उसे खा जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में से एक लाइट निकलती है और फिर वो पूरी तरह से टूट जाता है। इधर माओ बाहर आकर सभी लोगों को घर चलने को बोलता है। और उसके बाद हम लोग रात में माओ के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस्सू माओ से आकर कहता है कि चलो भाई, टीवी पर कुछ अजीब सी चीज दिखा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर डिवाइन ट्री के उड़कर जाने की न्यूज आ रही होती है और उसे उड़ाने वाला डिम्पल होता है। और वो माओ की बात सुनकर उस डिवाइन ट्री को समुद्र में फेंकने चला जाता है। और फिर इस्सू माओ से कहता है कि भाई पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे आज शाम की कोई भी बात याद नहीं है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? तो माओ कहता है हाँ, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं घर कैसे आया हूँ। और फिर इस्सू कहता है कि ये ग्रुप हिप्नोसिस का काम लगता है और इन चीजों में तो डिम्पल माहिर है, जब अगली बार मैं उससे मिलूंगा तो उसे जरूर पूछूंगा। और फिर हम देखते हैं कि माओ वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है और इस्सू से पूछता है कि क्या सब ठीक है? तो माओ कहता है हाँ, और मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और इधर रूम में जब माओ सो रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और जब वो दूसरी तरफ चेहरा करता है तो हम देखते हैं कि वो रो रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया डिम्पल, तुम मेरे सच्चे दोस्त थे। और फिर वो दूसरी तरफ चेहरा करके रोने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।